सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक शहर, और हमें पता चलता है कि किसी जमाने में करीब 100 साल तक वो शहर दिल्ली से ज्यादा अमीर, ज्यादा ताकतवर था और सांस्कृतिक रूप से तो शायद कहीं आगे था। क्या इस पर आसानी से यकीन होगा? यही सवाल आज हमारी चर्चा के केंद्र में है। ये कहानी है जौनपुर की, एक ऐसे साम्राज्य की जिसने दिल्ली को सीधी चुनौती दी और फिर लगभग इतिहास में खो सा गया। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, जौनपुर की कहानी सिर्फ एक राज्य के बनने की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक पावर वैक्यूम, मतलब सत्ता का एक खालीपन, नए साम्राज्यों को जन्म देता है। ये उस एक मौके की कहानी है जिसे एक बहुत ही काबिल प्रशासक ने पहचाना और एक मामूली से चौकी को सल्तनत की राजधानी बना दिया। तो चलिए सीधे उसी दौर में चलते हैं। 14वीं सदी का अंत है, दिल्ली पर तैमूर का हमला हुआ है और सल्तनत पूरी तरह से बिखर चुकी है। हमारे जो स्रोत हैं वो एक डर में डूबी दिल्ली की रात जैसी बात करते हैं। तो इस तबाही ने जौनपुर के लिए जमीन कैसे तैयार की? देखिए, फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद ना दिल्ली में पहले से ही अंदरूनी कलह चल रही थी, माहौल अस्थिर था। लेकिन 1398 में तैमूर के हमले ने तो जैसे सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। उसने दिल्ली को लूटा, जलाया और ऐसा कत्लेआम मचाया कि जो केंद्रीय सत्ता थी वो लगभग खत्म हो गई थी। सुल्तान बस नाम के रह गए थे, उनका नियंत्रण दिल्ली की दीवारों के बाहर था ही नहीं। तो ऐसे में दूर के प्रांतों में बगावत का खतरा तो था ही। और ठीक यहीं पर मलिक सारवर की एंट्री होती है। सुल्तान महमूद शाह तुगलक उन्हें भेजते हैं कि जाओ और पूर्वी प्रांतों में व्यवस्था बनाओ। उन्हें ख्वाजा-ए-जहान की उपाधि भी दी जाती है। ये कोई छोटा मोटा पद तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। ख्वाजा-ए-जहान का मतलब है दुनिया का स्वामी। ये उपाधि ही उनकी काबिलियत और सुल्तान के भरोसे को दिखाती है। मलिक सारवर एक बहुत ही सक्षम प्रशासक थे और सेनापति भी। उन्हें पूर्वी प्रांतों की जिम्मेदारी दी गई, जो आज का आप कह सकती हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से हैं। और यहीं से शर्की नाम की नींव पड़ती है। शर्की? हाँ, शर्क का मतलब होता है पूर्व, तो उनके वंश को शर्की कहा गया, यानी पूर्व का वंश। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब उन्हें भेजा तो गया था दिल्ली का झंडा बुलंद रखने के लिए, लेकिन उनके इरादे कुछ और थे। या ये सिर्फ उनकी महत्वाकांक्षा थी या उस समय की एक जरूरत भी थी? अगर वो खुद को आजाद घोषित न करते तो क्या वो पूरा इलाका अराजकता में डूब जाता? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है कि ये दोनों का मिश्रण था। मलिक सारवर ने वहां पहुंचकर बहुत तेजी से विद्रोहों को दबाया, शांति स्थापित की। लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया था कि दिल्ली अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो इन प्रांतों पर दोबारा अपना असरदार नियंत्रण नहीं कर पाएगी। अगर वो दिल्ली के वफादार बने रहते तो शायद कोई और स्थानीय सरदार बगावत कर देता। तो एक तरह से 1394 के आसपास उनका खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करना एक राजनीतिक जरूरत भी थी और हाँ, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक सुनहरा मौका भी। और इस आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक था जौनपुर में शाही किले की नींव रखना। स्रोत इसे शाही किले का पहला पत्थर कहते हैं। ये सिर्फ एक इमारत तो नहीं थी, ये एक ऐलान था। बिल्कुल, वो पत्थर रखना एक ऐलान था कि जौनपुर अब दिल्ली की कोई दूर की चौकी नहीं है। ये एक नई और आजाद सल्तनत की राजधानी है। ये दिल्ली को एक सीधा संदेश था कि अब पूरब में एक नई ताकत का उदय हो चुका है। और इस राजनीतिक ताकत के साथ साथ एक सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा भी पैदा हुई, जिसने जौनपुर को शिराज-ए-हिंद की उपाधि दिलाई। ये तो बहुत बड़ा दावा है, ईरान के उस महान सांस्कृतिक शहर शिराज से अपनी तुलना करना। तो जौनपुर ने ये रुतबा हासिल कैसे किया? ये रुतबा हासिल हुआ शर्की वंश के तीसरे और सबसे महान शासक इब्राहिम शर्की के दौर में। और यहाँ हमें फिर से तैमूर के हमले के असर को देखना होगा। जब दिल्ली तबाह हुई तो वहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान थे, सूफी संत, कवि, वास्तुकार, वो सब एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे और उन्हें वो पनाह मिली इब्राहिम शर्की के जौनपुर में। तो एक तरह से इब्राहिम शर्की ने इस ब्रेन ड्रेन का फायदा उठाया। उन्होंने संस्कृति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने इन सभी विद्वानों का खुली बाहों से स्वागत किया। लेकिन ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। उनका सपना था जौनपुर को ज्ञान का एक नया केंद्र बनाना। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में मदरसे और खानकाहें बनवाई, शानदार मस्जिदें बनवानी शुरू की और नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते जौनपुर इस्लामी धर्मशास्त्र, कानून, दर्शन
इन सब का उत्तर भारत में सबसे बड़ा केंद्र बन गया। दिल्ली की जो बौद्धिक विरासत थी वो अब जौनपुर में फल फूल रही थी। हमारे स्रोत उस दौर को मदरसों और मस्जिदों का स्वर्ण युग कहते हैं। जब हम उन मस्जिदों को देखते हैं, जैसे अटाला मस्जिद, तो क्या उनमें कुछ खास है? क्या वो सिर्फ इबादत की जगहें थी या कुछ और भी थी? वो शर्की वास्तुकला की पहचान थी। अटाला मस्जिद को ही देखिए, उसमें आपको दिल्ली की तुगलक वास्तुकला की जो मजबूती है वो दिखेगी, लेकिन साथ ही उसके जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, जो जाली का काम है, उसमें एक स्थानीय मतलब बंगाली और जौनपुरी प्रभाव भी साफ नजर आता है। ये शैलियों का एक अनूठा संगम था। अच्छा। और ये इस बात का प्रतीक था कि जौनपुर अब दिल्ली की नकल नहीं कर रहा, वो अपनी एक नई, एक स्वतंत्र पहचान बना रहा है। ये मस्जिदें सत्ता का, समृद्धि का और एक नई कलात्मक सोच का प्रदर्शन थी। मतलब जौनपुर में एक पूरा का पूरा सांस्कृतिक इकोसिस्टम तैयार हो रहा था। एक ऐसा शहर जिसकी हवा में धर्मशास्त्र पर बहसें होती थीं, जहां वास्तुकार नई नई शैलियों के साथ प्रयोग कर रहे थे और जहां एक तबाह दिल्ली से आए कवि अपनी आवाज फिर से पा रहे थे। एकदम सही कहा। ये सिर्फ इमारतों का निर्माण नहीं था, ये एक नई दुनिया का निर्माण था। और ये सिलसिला अपने चरम पर पहुंचा आखिरी महान शर्की शासक हुसैन शाह शर्की के दौर में। अगर इब्राहिम शर्की ने ज्ञान की नींव रखी थी, तो हुसैन शाह ने उस पर कला और संगीत का महल खड़ा किया। हुसैन शाह शर्की जो खुद एक बेहतरीन संगीतकार थे, कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और कई नए राग भी बनाए। यहाँ एक बात मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है। हम राजाओं को सेनाएं बनाते हुए तो देखते हैं, लेकिन हुसैन शाह राग बना रहे थे। क्या ये संगीत के लिए उनका सच्चा जुनून था, या ये भी एक तरह का मतलब राजनीतिक प्रचार था, ये दिखाने के लिए कि उनका दरबार दिल्ली से कहीं ज्यादा भव्य और सुसंस्कृत है? ये फिर से दोनों का एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण है। हुसैन शाह को कला से गहरा लगाव था, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनका दरबार उस समय उत्तर भारत का सबसे शानदार दरबार माना जाता था। दूर दूर से संगीतकार और कवि वहां आते थे। लेकिन हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक संदेश भी था। तो मतलब ये सिर्फ दरबारी मनोरंजन नहीं था, ये दिल्ली के साथ एक तरह का कोल्ड वॉर था जो संस्कृति के मैदान पर लड़ा जा रहा था। बिल्कुल। हर नया राग, हर भव्य इमारत, हर कविता, ये दिल्ली को बताने का एक तरीका था कि असली चमक अब दिल्ली में नहीं, जौनपुर में है। जब आपका दरबार ज्यादा सुसंस्कृत होता है, तो आप खुद को एक बेहतर और ज्यादा वैध शासक के तौर पर पेश करते हैं। शर्की सल्तनत उस समय सैन्य और आर्थिक रूप से तो दिल्ली की बराबरी कर ही रही थी, सांस्कृतिक रूप से तो शायद वो आगे निकल चुकी थी। और यही सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति दिल्ली के दिल में खटक रही होगी। और कहानी में यही एक नया मोड़ आता है, दिल्ली में बहलोल लोधी का उदय। एक तरफ हुसैन शाह शर्की का कलात्मक वैभव और सैन्य ताकत, और दूसरी तरफ बहलोल लोधी की वो जमीनी, यथार्थवादी और शायद क्रूर राजनीतिक समझ। दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव तो तय था। हाँ, और ये टकराव दशकों तक चला। ये सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, दो विचारधाराओं का भी टकराव था। एक तरफ शर्की थे जो अपनी भव्यता और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते थे। दूसरी तरफ बहलोल लोधी था जो एक अफगान सरदार था और वो दिखावे से ज्यादा सैन्य रणनीति और धैर्य में विश्वास रखता था। दोनों के बीच कई लड़ाइयां हुई, संधियां हुई जो फिर टूट भी गईं। ये एक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। लेकिन जो निर्णायक क्षण था वो कन्नौज के पास हुए युद्ध में आया। हमारे स्रोत में हुसैन शाह की एक गलती का जिक्र है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या थी वो गलती? 100 साल की सल्तनत एक गलती पर कैसे ढह गई? स्रोत इस गलती का सटीक विवरण तो नहीं देते, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये अति आत्मविश्वास का मामला था। हुसैन शाह एक काबिल सेनापति थे, पर शायद वो बहलोल लोधी की दृढ़ता को कम आंक गए। ऐसा कहा जाता है कि एक लंबी और अनिर्णायक लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी सेना को आराम करने का आदेश दे दिया, ये मानकर कि लोधी की सेना भी अब थक चुकी है और हमला नहीं करेगी। और बहलोल लोधी बस इसी एक पल का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल। बहलोल लोधी उस शिकारी की तरह था जो सही मौके के लिए घंटों इंतजार कर सकता है। जैसे ही उसे पता चला कि शर्की सेना आराम की मुद्रा में है, बेफिक्र है, उसने अपनी पूरी ताकत से एक अचानक और जोरदार हमला कर दिया। सिर्फ एक विनाशकारी हमला, एक ही विनाशकारी और निर्णायक हमला।
शर की सेना इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनमें भगदड़ मच गई। ये सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, ये जौनपुर के गौरव के ताबूत में आखिरी कील थी। हुसैन शाह को अपनी जान बचाकर बंगाल भागना पड़ा, जहां उन्होंने गुमनामी में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। और इसी के साथ लगभग 100 साल तक चमकने वाला एक शानदार साम्राज्य खत्म हो गया। जौनपुर का दिल्ली की लोधी सल्तनत में विलय कर दिया गया। ये उस शहर और वहां के लोगों के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा, एक राजधानी का फिर से एक प्रांतीय शहर बन जाना। ये एक सांस्कृतिक त्रासदी थी। स्रोत जनता का दर्द और बिखरता गौरव जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, जिस शहर ने 2 पीढ़ियों तक खुद को दिल्ली से बेहतर माना, जो ज्ञान और कला का केंद्र था, वो अब दिल्ली का एक मामूली सूबा बन गया था। सिकंदर लोदी ने तो गुस्से में शर की इमारतों को तोड़ने का भी आदेश दे दिया था, हालांकि बाद में उसे रोक दिया गया। शहर ने अपनी पहचान, अपना गौरव, अपनी आत्मा ही खो दी थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि शर की वंश तो खत्म हो गया, उनका साम्राज्य इतिहास बन गया, लेकिन क्या जौनपुर की विरासत भी खत्म हो गई? आज हम उस दौर को कैसे याद करते हैं? नहीं, साम्राज्य गिरते हैं, विरासतें नहीं। शर्की शासकों द्वारा बनाई गई वो भव्य मस्जिदें, पुल और इमारतें आज भी जौनपुर में खड़ी हैं और उस सुनहरे दौर की कहानी कहती हैं। वो उनकी सबसे ठोस विरासत है। तो क्या विरासत सिर्फ इन इमारतों तक ही सीमित है? इमारतें तो उसका एक भौतिक रूप है। असली विरासत है शिराज़े हिंद का वो विचार। ये विचार कि भारत के दिल में एक ऐसा शहर था जो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति के दम पर महान बना। शर्की वास्तुकला ने बाद की मुगल वास्तुकला को भी प्रभावित किया। हुसैन शाह शर्की के संगीत का प्रभाव आज भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महसूस किया जा सकता है। तो भले ही उनका शासन 100 साल से भी कम चला, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की छाप कहीं ज्यादा गहरी है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है और इससे एक सवाल मन में आता है, क्या महान कला और संस्कृति सिर्फ एक स्थिर और शक्तिशाली साम्राज्य के तहत ही फल फूल सकती है, या फिर कभी-कभी एक साम्राज्य के टूटने की जो उथल पुथल होती है वही किसी और जगह एक नई सांस्कृतिक क्रांति की चिंगारी बनती है? जौनपुर की कहानी शायद दूसरे विकल्प का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है।